हेलो दोस्तों। हाँ तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स या फिर एमपी के जितने भी जो एग्जाम है, उन सभी के लिए मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिए, मध्य प्रदेश के पर्वत जो है वो पढ़ लिए हैं। पर्वतों के बारे में हम देखें तो अपने मध्य प्रदेश में दो पर्वत हैं, एक तो सतपुड़ा पर्वतमाला और एक विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी दो पर्वतमालाएं हैं, तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में दो पर्वतमालाएं हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला और दूसरी याद रखना है आपको विंध्याचल पर्वतमाला हो जाएगी। ये दोनों पर्वतमालाएं मध्य प्रदेश की जलवायु को भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, तो इसलिए हमने अच्छे से पढ़ ली है। इसको कहते हैं पश्चिमी, इसको कहते हैं पूर्वी सतपुड़ा और ये मैकल श्रेणी हो जाएगा। पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत याद रखना अंबा, अंबा से इंपॉर्टेंट याद रखना है अखरानी की पहाड़ियां, मथवार की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, बीजागढ़ की और असीरगढ़ की पहाड़ियां हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, अखरानी, मथवार, बड़वानी, बीजागढ़ और असीरगढ़ की पहाड़ियां हो जाएंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, अखरानी की, मथवार, बड़वानी, बीजागढ़ और असीरगढ़ की पहाड़ियां हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों पूर्वी सतपुड़ा में याद रखना ये महादेव और ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, इसके अंतर्गत धूपगढ़ हो जाएगी, चौरागढ़ हो जाएगी, नंदीगढ़ हो जाएगी, कालीभीत हो जाएगी और ये मैकल श्रेणी की पहाड़ियां, ये मैकल श्रेणी की पहाड़ियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पश्चिमी सतपुड़ा, ये पूर्वी सतपुड़ा और ये मैकल श्रेणी की पहाड़ियां हो जाएंगी। उसके बाद देखिए दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में, यह है विंध्याचल, यह है दोस्तों भांडेर और ये है कैमूर हो जाएगा। ठीक है, ये विंध्याचल, ये भांडेर और ये कैमूर पर्वतमाला हमें देखने को मिलेगी। विंध्याचल में याद रखना जानापा हो जाएगा, काकड़ी बर्डी हो जाएगा, वांचू पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये विंध्याचल में। भांडेर में आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, कौन कौन सी हो जाएंगी, सद्भावना या गुडविल हो जाएगी। और कैमूर श्रेणी में याद रखना त्रिकुटा पर्वत, ठीक है, और गिद्धराज पर्वत हो जाएगा। ठीक है, त्रिकुटा पर्वत और गिद्धराज पर्वत जो है ये कैमूर श्रेणी में हो जाएंगी। तो याद रखना दोस्तों विंध्याचल श्रेणी, भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी हो जाएगा। विंध्याचल, भांडेर और कैमूर श्रेणी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये पर्वतमालाएं हैं। इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकल श्रेणी हो जाएगा। पश्चिमी सतपुड़ा में अखरानी, मतवार, बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़ हो जाएंगी। पूर्वी सतपुड़ा में महादेव और ग्वालीगढ़ हो जाएंगे और ये मैकल श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, ये मैकल श्रेणी हमें अच्छे से, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए, इतना बेसिक बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु में। देखिए, अपने भारत की जलवायु में भी बहुत ज्यादा विविधताएं हैं। विविधताएं मतलब एक सिटी में ऐसी जलवायु है, दूसरी में अलग है, इस क्षेत्र में अलग है और दूसरे क्षेत्र में अलग अलग जलवायु है। इसी तरह दोस्तों जो अपना ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी जलवायु की विविधताएं हमें पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। जैसे हम मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में यदि चले जाते हैं तो वहां पर जो है हमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु मिलेगी, यानी गर्मियों में हमारी हालत खराब हो जाएगी। सर्दियों में हमें लगेगा कि पूरे 4-4 बैग पैक करके ले जाने पड़ेंगे, यानी गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ेगी। इसके विपरीत हम यदि मालवा के पठार में आएंगे तो यहाँ गर्मियों में भी सामान्य गर्मी है, सर्दियों में भी सामान्य सर्दी है। इसके अलावा हम इधर नर्मदा सोन घाटी तक जाएंगे तो गर्मियों में हालत खराब हो रही है, निमाड़ के मैदान में घूमा ही नहीं जा रहा है। हम ओमकारेश्वर, महेश्वर घूमने जाते हैं तो गर्मी में पानी टपक रहा है, टपक टपक। सर्दियों में सामान्य ठंड है। यहाँ सतपुड़ा में दोस्तों हमें थोड़ा सुकून मिलता है तो पंचमढ़ी हम घूमने जाते हैं। तो अपने मध्य प्रदेश में भी दोस्तों क्या जलवायु विविधताएं बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हम बेसिक बेसिक मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानने से पहले जलवायु से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअली आते हैं, मतलब फैक्चुअली भी याद करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली भी समझ के साथ विकसित करनी होगी चीजों को, तो ही आप सही आंसर तक
अच्छे से पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ही आप सही आंसर तक अच्छे से पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस जलवायु के PYQs जो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उन्हें अच्छे से देखना, नहीं तो आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, प्री 2025 में पूछा गया कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, बिल्कुल। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवनें हैं उसी से 80 से 90% वर्षा होती है, यानी ज्यादातर वर्षा मानसूनी पवनें या मानसून जब आता है तभी होती है। शीतकाल में यानी सर्दियों में वायु की गति ग्रीष्म काल और वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। बताइए, तो ये वाला कथन जो है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों गर्मियों में जो होती है ना, गर्मियों में वायु की गति ये शीतकाल की तुलना में ज्यादा होती है, सर्दियों में नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। सोचो दोस्तों, ये नहीं कहा कि ये चारों हो जाएंगे, इसीलिए सोच समझ के हमें जो है सही आंसर तक पहुंचना है। तो शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्म काल और वर्षा ऋतु की तुलना अपेक्षा तीव्र होती है, नहीं, गर्मियों में तीव्र होती है। मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जो समुद्र से दूर होंगे वहां मतलब महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, और जो समुद्र के पास होंगे वहां महासागरीय प्रकार की जलवायु होगी। और पंचमढ़ी में ग्रीष्म काल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है, हाँ बिल्कुल है। समुद्र तल से दोस्तों जितना ऊंचा होगा, जैसे 1000 मीटर या 1 किलोमीटर दोस्तों समुद्र तल से यदि ऊंचा होगा तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा, तो वो भी प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। दूसरा जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सर्दियों के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो शीत ऋतु में याद रखना, जनवरी में उच्च वायुदाब, यानी सर्दियों में दोस्तों उच्च वायुदाब होता है अपने मध्य प्रदेश में, जो मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब को समझ जाओगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो जनवरी में उच्च वायुदाब होता है, ये ध्यान रखना। जनवरी में निम्न वायुदाब नहीं होता है, उच्च वायुदाब होता है। मध्य प्रदेश में देखो, हम जलवायु और मृदा के PYQs कर रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले हैं? मैंने पहले सामान्य ज्ञान वाली क्लास में आपको कराया था। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये मध्य भारत के पठार वाले जिले, यानी वहां पर हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। चंबल क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन का प्रमुख कारण कौन सा है? तो अवनलिका अपरदन हो जाएगा, यानी नलियां जो होती है ना, पहाड़ जो बने, बीहड़ जो बने, इनके माध्यम से मिट्टी बहा बहा के ले जाते हैं, तो इस वजह से मृदा का अपरदन यहाँ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बीहड़ बने हुए हैं। हवाएं दोस्तों सूखी मानसूनी हवाएं कहलाती हैं यदि हवा की दिशा ... सबसे पहले देखिए दोस्तों, हवाएं देखो, जब दोस्तों क्या कहते हैं अपना जून से लेके मध्य अक्टूबर तक अपने यहाँ वर्षा ऋतु होती है, तब हवाएं चलती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, और इधर दक्षिण पश्चिम की तरफ नीचे क्या है? समुद्र है। क्या समुद्र से जो हवाएं लाएंगे वो सूखी होगी? नहीं होगी, पर सूखी तब होगी जब उल्टी हवाएं चले, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, और पीछे दोस्तों कोई समुद्र नहीं है, पानी नहीं है, तो इसीलिए दोस्तों जो सर्दियों में हवाएं चलती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, वो सूखी हवाएं होती हैं और ये सर्दियों में चलती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की जलवायु के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। हालांकि आपने इंडिया की जलवायु पढ़ रखी है तो आपको और चीजें डिटेल में समझ में आएंगी, पर नहीं पढ़ी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी जो है ये मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? लाल पीली मृदा बुंदेलखंड में पाई जाती है, जैसा कि मैंने मध्य प्रदेश में बताया था। हालांकि हम मृदा भी पढ़ेंगे, यहाँ पर PYQs कराने का उद्देश्य क्या है? यही कि आप देखो कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ लाल पीली है मृदा, यहाँ मिश्रित है, यहाँ जलोढ़ है, यहाँ काली मृदा है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर लेटराइट मृदा है, ये मृदा हमें देखने को मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो ये लाल पीली मिट्टी है ये मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा जो है मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है लाल पीली मृदा जो है?
लाल पीली मृदा जो है मध्य प्रदेश में, आप सभी को ध्यान रखना है कहां पर, बघेलखंड वाले क्षेत्र में लाल पीली मृदा पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, तो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में लाल पीली मृदा जो है ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। प्री 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। यह दक्कन लावा के अपक्षय से निर्मित हुई। हाँ, याद करो दोस्तों, दक्कन का लावा फैला था, अवनलिका, अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से बनी है। बिल्कुल, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है, ना कि अधिकता होती है। मध्य प्रदेश की ऑलमोस्ट सभी मिट्टियों में ये कमी होती है, इसीलिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक रहते आपको जीवाश्म में देखने को मिलेंगे। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल, और यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। बिल्कुल, मालवा का पठार, निमाड़ का मैदान और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। देखिए, मध्य प्रदेश का दोस्तों जो ये दक्षिण पूर्वी भाग है, यहीं पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं बढ़ती है। एक तो अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है, उससे मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या होती है, वर्षा होती है। तो दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा किस शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्वेश्चन पूछे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किस शाखा से होती है, इसी से होगी ना, क्योंकि यहीं पर ज्यादा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से हो जाएगी। जबकि पश्चिमी और कुछ मध्य भागों में वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है। वैसे छुटपुट वर्षा आपको दोनों शाखाओं से थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अतः इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए। वार्षिक तापांतर मध्य प्रदेश में अधिक रहता है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में वार्षिक वर्ष भर में जो तापांतर है वो अधिक रहता है। समुद्री प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं पहुंचता है। समुद्री प्रभाव मध्य प्रदेश में समुद्र से दूरी है, इसलिए नहीं पहुंचता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में कम वर्षा होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, याद रखना। और मध्य प्रदेश में मानसूनी प्रभाव नहीं रहता है, मानसूनी प्रभाव रहता है, और मानसूनी प्रभाव के कारण ही तो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। तो ये वाला कथन गलत है, समुद्री प्रभाव इतना नहीं पहुंच पाता, नहीं तो मध्य प्रदेश में इतनी गर्मी सर्दी नहीं पड़ती। ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्ष भर में ताप में अंतर बहुत रहता है मध्य प्रदेश में। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 2024 एमपीपीएससी असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम में पूछा गया था। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। वर्षा की परिवर्तनशीलता यानी पहले से अधिक वर्षा, परसेंटेज में ज्यादा या कम हो जाना, वहां वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाती है। तो देखो, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा की परिवर्तनशीलता 19% है। यहां पर दोस्तों कम होती है और यहां पर ज्यादा, यानी आप ऐसे समझो कि जहां वर्षा कम होगी वहां वर्षा की परिवर्तनशीलता ज्यादा होगी। हालांकि मैं आपको ये समझा भी दूंगा कि परिवर्तनशीलता क्या होती है। अभी हाल फिलहाल देखो, वर्षा से क्वेश्चन आ रहा है, जलवायु से अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, मिट्टी से अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, और वर्षा की परिवर्तनशीलता से रिलेटेड भी अच्छे लेवल का दोस्तों क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में परिवर्तनशीलता ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ। दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है। यानी काली मिट्टी से रिलेटेड पूछ रहा है, काली मृदा से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। नहीं, इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी भी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण यानी गर्म कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिल्कुल सही बात है, मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा इसके मध्य भाग से निकलती है। बिल्कुल सही बात है। और इसके दक्षिणी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नहीं, ठीक है। मध्य प्रदेश की मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है।
ठीक है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो बघेलखंड है उसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, यानी ये जो बघेलखंड वाला एरिया है इसमें याद रखना दोस्तों लाल पीली मृदा जो है ये पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी जो है ये बघेलखंड में पाई जाती है, ये ध्यान रखना। लाल और पीली मिट्टी में उर्वरता जो है ये अधिक होती है, बताइए। लाल पीली मिट्टी में उर्वरता कम होती है क्योंकि इसमें खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कृषि के लिए इतनी उपजाऊ नहीं रहती। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी बिल्कुल पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर, बस मृदा से क्या पूछ रहा है, उसकी विशेषता या फिर किस क्षेत्र में जो पाई जाती है। ठीक है, कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? सर्दियों में उत्तरी भागों में तापमान, सर्दियों में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम होता है। सर्दियों की बात हो रही है। हाँ, सर्दियों में गर्मी भी इधर पड़ती है, मतलब तापमान बहुत ज्यादा, और सर्दी भी इधर सबसे ज्यादा पड़ती है, मतलब तापमान सबसे कम। तो सर्दियों में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में बहुत कम होता है, कम होता है बिल्कुल। दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये वाला भाग, हाँ बिल्कुल। गर्मियों में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, उत्तरी भागों में ही कम रहता है, तो इन जिलों में तो कम ही रहेगा ना, बिल्कुल सही बात है। और मध्य प्रदेश में सर्दियों में जो शीत ऋतु होती है वो शुष्क रहती है। क्या सर्दियों में मध्य प्रदेश में वर्षा होती है? नहीं होती है। तो सामान्यतः शीत ऋतु दोस्तों क्या रहती है? शुष्क रहती है। ठीक है, सामान्यतः शीत ऋतु दोस्तों क्या रहती है? सर्दियों में शुष्क रहती है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है, सही बात है। मध्य प्रदेश के पश्चिमोत्तर, वही उत्तर पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु है, हाँ बिल्कुल। उत्तर पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु, यहाँ आर्द्रता नहीं पाई जाती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद देखिए, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? बताइए। देखिए दोस्तों, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान जो है जनवरी में दोस्तों अधिक रहता है? अच्छा, जनवरी में जो सूर्य है वो आपको पता है दोस्तों कहाँ होता है? ठीक है, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच होता है, यानी सूर्य सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के पास है? इसी क्षेत्र के पास होगा। इसका मतलब यहाँ पर गर्मी जो है, और समुद्र से भी इसकी दूरी थोड़ी सी पास है, तो इसका मतलब दोस्तों आपको याद रखना, यहाँ पर सर्दियों में इन सब की तुलना में सर्दी कम पड़ेगी। सर्दी क्या होगी दोस्तों? कम होगी। अब पढ़िए, जनवरी के यानी सर्दियों के महीने में मध्य प्रदेश के निम्न में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक ही रहता है? यानी तापमान जब ज्यादा कब रहेगा? जब सर्दी कम पड़ेगी। तो यहाँ सर्दी कम पड़ती है, इसीलिए यहाँ तापमान दक्षिणी भाग में औसत क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है, बिल्कुल। ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, बिल्कुल। राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, नहीं। राज्य की 80 से 90% वर्षा जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है वहां पर दोस्तों क्या होती है? वर्षा बहुत ज्यादा होती है। अब दक्षिण पूर्वी जिले देखो, ये जिला है नरसिंहपुर, यहाँ मंदसौर, यहाँ छतरपुर, यहाँ और मंडला यहाँ है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगी? इनमें होगी। तो मंडला जिला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मध्य प्रदेश के मैप के अनुसार सही क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा में पाई जाती है, बघेलखंड में नहीं पाई जाती। कोपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत हम समझेंगे, तो उस अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र जो है CWG प्रकार की जलवायु
पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तर उत्तर पश्चिमी भागों में, इधर पूर्वी साइड जो है CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी भागों में AW प्रकार की जलवायु। अब ये क्या होती है, ये मैं जब आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत समझाऊंगा तब आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। मध्य प्रदेश में गर्मियों में औसत तापमान जो है ये बढ़ता है। जब सूर्य दोस्तों उत्तरायण होता है तो मध्य प्रदेश में गर्मियों में औसत तापमान जो है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता जाता है। किधर दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सूर्य जो है ये उत्तरायण होना शुरू कर देता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गर्मियों में उत्तरी भाग में चलने वाली जो गर्म हवाएं होती है इनको किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में गर्मियों में दोस्तों जो उत्तरी भाग में हवाएं चलती है उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लू। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आप सभी को ध्यान रखना है, गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लू जो चलती है। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग जो है किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग के अंतर्गत हो जाएगा। AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण को ध्यान में रखा और इसके आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। यह भी मैं आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक ताप में अंतर अधिक रहता है? जहां गर्मियां बहुत पड़ेगी तापमान बढ़ा, सर्दियां बहुत पड़ेगी तो तापमान बढ़ेगा नहीं, तापमान कम होगा। तो ताप में अंतर वर्ष भर में कहां होगा? जहां गर्मियां बहुत है, सर्दियां बहुत है। तो याद रखना मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में। जिला आ जाए तो जिला लगा देना, नहीं तो यहां भाग पूछा है तो उत्तरी भागों में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये PYQs हुए अपने, हुए नहीं, PYQs को समझा कि आखिरकार कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जलवायु से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जलवायु से ज्यादातर वर्षा पूछ लेगा, कहाँ क्या कैसे हो रही है। तापमान पूछ लेगा, कहाँ क्या कैसे हो रहा है। वर्षा की परिवर्तनशीलता पूछ लेगा और उसी के आसपास मध्य प्रदेश की जलवायु अपनी जो है ये घूमेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की जलवायु जो है ये घूमेगी। सबसे पहले जलवायु को जानने से पहले आखिरकार मौसम और जलवायु में थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी अपन को नहीं है। चीजों को यहां पर अपन सीखने के लिए आए। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों मौसम और फिर देखिए दोस्तों जलवायु। ठीक है, मौसम और जलवायु हो जाएगा, मौसम और जलवायु हो जाएगा। ठीक है, मौसम और जलवायु हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले देखिए दोस्तों मौसम हो जाएगा, फिर आपको याद रखना है दोस्तों जलवायु हो जाएगा। ठीक है, मौसम हो जाएगा और जलवायु हो जाएगा, ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए मौसम क्या होता है दोस्तों, किसी एक छोटे क्षेत्र में, ठीक है, किसी एक छोटे से क्षेत्र में तापमान में, वर्षा में, आर्द्रता में, नमी में, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। किसी पर्टिकुलर छोटे क्षेत्र में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, नमी, ठीक है, इनमें दाब में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मौसम। जिसको एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कहते हैं ना कि यार अभी धूप बहुत हो रही है, शाम को देखो मौसम बदल गया, एकदम से बारिश आ गई। कल तो मौसम बहुत बढ़िया था और कल यदि मौसम बहुत बढ़िया होगा तो अपन घूमने चलेंगे। ठीक है, तो मौसम दोस्तों क्या है? तापमान, आर्द्रता, नमी, वायुमंडलीय दाब, इनमें जो परिवर्तन होता है अल्पकाल के लिए उसे मौसम कहते हैं। और वही परिवर्तन दीर्घ काल के लिए हो जाए, 30 से 35 सालों में देखें कि एक ही तरह का तापमान रह रहा है, एक ही तरह की जलवायु रह रही है, एक ही तरह की वर्षा हो रही है, तो उसे हम कह देते हैं क्या? जलवायु। उसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों? जलवायु। जैसे मालवा की समशीतोष्ण जलवायु, यहाँ 30 से 35 सालों का एवरेज देखा ना, तो गर्मियों में सामान्य गर्मी मिली, सर्दियों में सामान्य सर्दी मिली। मध्य भारत के पठार में गए तो वहां की जलवायु कैसी है?
गर्म जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। गर्मियों में भयंकर गर्मी हमें देखने को मिलेगी, सर्दियों के में भयंकर सर्दी हमें देखने को मिली। ठीक है, तो ये मौसम और जलवायु में दोस्तों क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो मौसम आप सभी को ध्यान रखना है अल्पकाल के लिए होता है, जबकि जलवायु आपको याद रखना दीर्घकाल के लिए होती है। ठीक है, मौसम अल्पकाल के लिए जबकि जलवायु दीर्घकाल के लिए हो जाएगी। तो मौसम शब्द की उत्पत्ति जो है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। किससे हुई है दोस्तों, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। और मौसम का अर्थ क्या होता है, अल्प अवधि के दौरान तापमान, वर्षा, दाब, आर्द्रता और पवनों की दिशा और गति की समस्त दिशाओं के योग को मौसम कहते हैं, अल्पकाल के लिए। ठीक है, तो ये अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। जबकि जलवायु क्या हो जाएगा, लंबे समय। ठीक है, कोई बड़े विशाल क्षेत्र में लंबे समय में जो भी ये परिवर्तन हुआ उसे जलवायु कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे जलवायु कहेंगे। अब भारत की तरह मध्य प्रदेश की जलवायु भी कैसी है, मानसून पर ही निर्भर है। ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए ये अपना प्यारा क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, हालांकि बहुत बड़ा बना दिया, छोटा ही है। और ये मान लो दोस्तों विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ये है दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, कर्क रेखा। ये क्या है दोस्तों, कर्क रेखा हो जाएगा। अब जो सूर्य होता है ना दोस्तों, जो सूर्य मान लो ये रहा पीला कलर का सूर्य, ये अपन ने बना दिया। देखो जरा, सूर्य बहुत बड़ा बन गया, सूर्य अपन बनाएंगे छोटा सा। ये रहा सूर्य। सूर्य देखिए दोस्तों, मार्च के महीने में जो सूर्य है ना, ये विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सूर्य अपनी जगह, पृथ्वी उस अनुसार बनती है कि विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। कब, मार्च में, 21 मार्च को याद रखना, सूर्य विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। हाँ, ठीक है, 21 मार्च को दोस्तों जो सूर्य है ये विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है, और 23 सितंबर को भी लंबवत चमकता है। 21 जून को याद रखना दोस्तों, सूर्य यहां पर लंबवत चमकता है, और 22 दिसंबर को सूर्य जो है ये विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ये डेट जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी आगे काम आएगी। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं दोस्तों, मकर रेखा, ये मैं लिख देता हूं विषुवत रेखा। ठीक है, और ये मैं लिख देता हूं दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा हो जाएगी। अब सूर्य आपको ध्यान रखना, सूर्य 21 मार्च को यहां पर विषुवत रेखा पे लंबवत चमक रहा है। अब मार्च के बाद सूर्य दोस्तों उत्तर की तरफ बढ़ेगा, यानी सूर्य का उत्तरायण होगा। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जैसे सूर्य उत्तर की तरफ ऐसे आगे बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश में गर्मी शुरू होगी कि नहीं, हाँ, तो इस समय मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाएगी। तो मध्य मार्च से मध्य अप्रैल, मध्य मई, मई में मध्य प्रदेश में भयंकर गर्मी पड़ेगी, और मध्य मई के बाद जून हो जाएगा। जून में दोस्तों सूर्य कर्क रेखा पे क्या पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा। जब सूर्य कर्क रेखा पे जून में लंबवत पड़ेगा दोस्तों, तो यहां पर भयंकर गर्मी होगी। ठीक है, फिर सूर्य जून के बाद दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर पे यहां पे आ जाएगा, तो वापस सर्दी, मतलब वापस सर्दी शुरू हो जाएगी। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में चलेगा दोस्तों वर्षा ऋतु। ठीक है, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर में यहां पर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे लंबवत होगा। फिर दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, वापस मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे सूर्य दोस्तों घूमता रहता है साल भर। ऐसे सूर्य दोस्तों क्या होता है, घूमता रहता है साल भर। ठीक है, इतना समझ में आया बेसिक। ठीक है, इतना बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। हाँ, अब देखिए, अब सूर्य जब दोस्तों यहां पर है, सूर्य जब यहां पर है, ये मान लो। ठीक है, अब सूर्य यहां पर है, और ये दोनों जो है, ये दोनों पार्ट कहलाता है, ये कहलाता है कटिबंध। ये क्या कहलाता है दोस्तों, कटिबंध कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है,
कटिबंध कहलाता है। अब जब ये दोस्तों कटिबंध कहलाएगा और सूर्य यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक इनके बीच घूमेगा तो यहाँ पर गर्मी होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो उष्ण कटिबंध में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उष्ण कटिबंध हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब जब सूर्य जो है ये यहां पर है, सूर्य जो है ये यहां पर है, इसको मैं यहां पर रख देता हूं। सूर्य जब दोस्तों यहां पर होगा तो यहां पर गर्मी क्या है, ज्यादा होगी कि कम होगी? गर्मी यहां पर ज्यादा होगी। जब गर्मी दोस्तों यहां पर ज्यादा होगी, जब गर्मी यहां पर ज्यादा होगी तो सूर्य की किरणें पड़ेगी तो गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो यहां पर पवनें जो हैं ऊपर उठेंगी, पवनें जो है ऊपर उठेंगी और पवनें ऊपर उठेंगी तो वायु का दाब जो है नीचे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वायु का दाब जो है वो क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब समझ जाओ कि यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो पवनें उठेंगी, पवनें उठेंगी तो नीचे वायु का दाब कैसा होगा, कम होगा। नीचे वायु का दाब दोस्तों कैसा होगा, कम होगा। इसका मतलब जहां गर्मी होगी वहां निम्न वायु दाब होगा। इसके विपरीत यदि हम यहां पर देखें, इसके विपरीत यदि हम यहां पर देखें, यहां पर गर्मी दोस्तों क्या है, कम है, गर्मी कम है। इसका मतलब वायु यानी जो पवनें हैं ये ऊपर नहीं उठेंगी, ऊपर नहीं उठेंगी तो प्रेशर जो है, ठीक है इसको रुक जाओ जरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, वायुमंडलीय दाब जो है, यहां पर क्या होगा, देखो गर्मी नहीं है मतलब पवनें ठंडी होंगी, ठंडी होंगी तो ऊपर नहीं उठेंगी, ऊपर नहीं उठेंगी तो वायुमंडलीय दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हम बेसिक तरीके से यह समझे कि जहां पर गर्मी ज्यादा होगी वहां वायुमंडलीय दाब कम होगा और जहां पर गर्मी कम होगी, जहां पर गर्मी कम होगी वहां वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जब वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा, और वायुमंडलीय दाब का एक नियम है कि पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। इसका मतलब जब मध्य प्रदेश में सूर्य इधर होगा मतलब गर्मियां भयंकर पड़ रही होंगी, तो इसका मतलब ये पवनें इधर से इधर खींचेंगी। क्यों? क्योंकि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ पवनें खींचेंगी। अब पवनें दोस्तों समुद्र से नमी लेते हुए आएंगी, पवनें समुद्र से नमी लेते हुए आएंगी और मध्य प्रदेश में मानसून में वर्षा करवाएंगी। ठीक है, और मध्य प्रदेश की 80 से 90% जो वर्षा है ये इसी मानसून से ही होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कह सकता हूं कि नहीं? तो मध्य प्रदेश की जलवायु और भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी। यानी मध्य प्रदेश की आप ध्यान रखना, गर्म कटिबंध में है मध्य प्रदेश और मानसून पे निर्भर है जलवायु, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है अपने मध्य प्रदेश की। इतना बेसिक सभी को समझ में आया? चलिए आगे देखिए, ये 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर याद रखना। 21 मार्च जून, फिर ऐसे सूर्य ऐसे घूमेगा तो ऐसे विजुअल आपको करते रहना और इन चीजों को समझना दोस्तों। नहीं समझे तो मैं अभी और बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो भारत की तरह मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। समझ में आ गया? अब जलवायु याद रखना वहां पर निवास करने वाले जो जनसंख्या है उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का निर्धारण करती है। जलवायु के अनुसार ही दोस्तों लोग जो है अपने त्योहार मनाते हैं। कि सर कैसे? जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम अपने यहाँ रबी की फसल अपन ने बोई, तो रबी की फसल अपन अक्टूबर के आसपास बोते हैं और मार्च के आसपास काट लेते हैं। जैसे ही हम रबी की फसल काटते हैं अपने पास पैसा आता है, पैसा आता है तो अपन त्योहार मनाते हैं, होली वगैरह या जो भी त्योहार हो जाए। तो समझ जाओ दोस्तों वहां की उस समय की जो घटना है, जलवायु है, कि देखो रबी की फसल बोई सर्दियों में, फिर मार्च में काट ली, ठीक है, तो उससे क्या हो गया दोस्तों, उससे पैसा आया और वहां पर हमने क्या किया, त्योहार मनाया। इसी तरह खरीफ की फसलें जून जुलाई में बारिश के समय हम बोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है बारिश होने वाली है तो उसी समय बो दो। जलवायु के अनुसार हमने देखी वहां की विशेषताएं, उस अनुसार गतिविधियां चलाई, तो जून जुलाई में बोई और वही अपना सितंबर अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं, फिर दिवाली मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु वहां निवास करने वाली जनसंख्याओं की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का निर्धारण करती है। अब जैसे
मारवाड़ राजस्थान का एरिया है, यहाँ की जलवायु में वर्षा होती नहीं है, तो मारवाड़ी ज्यादातर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, इसीलिए वो अपने आर्थिक गतिविधियों का निर्धारण कर लेते हैं। और जलवायु जो है, गर्मी बहुत होती है वहां पे, जब गर्मी बहुत होती है वहां पर, तो वहां पर आर्थिक गतिविधियां जो है सही से नहीं चलती है। जब गर्मी बहुत होती है तो आर्थिक गतिविधियां सही से नहीं चलती है, गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर होता है, तो वहां का आदमी मजबूत होता है और इसीलिए फिर वो व्यापार करने के लिए दूसरी जगहों पर जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मौसम और जलवायु में डिफरेंस क्या हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है भौगोलिक अवस्थिति और अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति यानी कहां पर बसा हुआ है। देखिए दोस्तों, भौगोलिक अवस्थिति और अक्षांशीय विस्तार, जैसे यह है दोस्तों अपना प्यारा भारत। ठीक है, जो राज्य या जो क्षेत्र जो है वो समुद्र के पास है, वहां पर याद रखना दोस्तों, समुद्र के पास जो होते हैं ना, वहां पर जो ये स्थल है, यहां समुद्र के पास जो होते हैं, यहां पर महासागरीय प्रकार की जलवायु होती है। कैसी होती है दोस्तों, महासागरीय प्रकार की। ठीक है जो समुद्र के आसपास होते हैं वहां महासागरीय प्रकार की जलवायु होती है, और जो समुद्र के दूर होते हैं वहां महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। तो भौगोलिक आपकी स्थिति कहां है वो भी जलवायु को प्रभावित करेगा। कैसे होती है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जो पानी होता है ना, वो पानी वो स्थल की तुलना में जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा नहीं होता। इसको कैसे पता सर, देखो जमीन बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी ठंडी होती है। कभी आप रेगिस्तान में जाना, गर्मियों में पैर नहीं रख पाओगे, और वहीं भरी गर्मी में आप पानी की ऊपरी परत हटाना और पानी में अंदर हाथ को डालना, तो आपको अंदर से पानी बहुत ठंडा मिलेगा। समझ रहे हो, तो इसका मतलब पानी देर में गर्म होता है और पानी देर में क्या होता है दोस्तों, ठंडा होता है। अब देखिए दोस्तों, स्थल से थल समीर और जल समीर यहां चलते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों सूरज की किरणें पड़ रही है यहां पर। ठीक है, सूरज की किरणें पड़ रही है तो स्थल जल्दी से गर्म होगा। स्थल जब जल्दी से दोस्तों गर्म होगा तो यहां पवने मतलब ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो निम्न वायुदाब बनेगा। जहां गर्मी वहां निम्न वायुदाब, जहां गर्मी वहां निम्न वायुदाब। इसके विपरीत पानी में दोस्तों जल्दी गर्म नहीं होगा, ठंडा होगा, तो यहां उच्च वायुदाब बनेगा और पवने ऐसे चलने लग जाएंगे। फिर रात में उल्टा हो जाएगा, रात में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो ठंडी हो जाएगी तो उच्च वायुदाब। तो ऐसे दिन रात ऐसे पवनें चलती रहती है। इसके कारण यहां पर दोस्तों गर्मियों में भी सामान्य गर्मी पड़ती है, सर्दियों में भी सामान्य सर्दी पड़ती है। ताप में अंतर वर्ष भर में बहुत कम आता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, गर्मियों में यहां पर 30 डिग्री टेम्परेचर है मैक्सिमम, सर्दियों में जो है ये 28 डिग्री रहेगा। मतलब ताप में अंतर 2-3 डिग्री का ही होगा। मैं तो गोवा गया था ना, तब मैंने देखा था। मैं गोवा गया जब मैं दोस्तों यहां से सर्दियों में गया था, आई थिंक नवंबर के आसपास, तो मैं बहुत सारी जैकेट वगैरह सब लेके गया, मुझे लगा सर्दी हो गई। वहां हम गए तो वहां शर्ट में घूम रहे हैं हम, गर्मी लग रही है हमें भयंकर। ठीक है, तो ताप में अंतर बहुत कम रहता है। समुद्र के आसपास जो भी राज्य हैं तो वहां पर ताप में अंतर बहुत ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो भौगोलिक अवस्थिति निर्भर करती है कि नहीं जलवायु में, बिल्कुल। जैसे मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में जलवायु अच्छी होगी क्यों, यहाँ महासागरीय प्रभाव होगा, और इन क्षेत्रों में जो जलवायु है ये गर्म होगी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर महासागर से दूरी है, दूरी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भौगोलिक अवस्थिति। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार किस अक्षांश पे है। जैसे मध्य प्रदेश में ये कर्क रेखा इधर से होकर निकलती है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। ठीक है, कर्क रेखा जो है ये लगभग मध्य प्रदेश से होके निकल रही है, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है।
यहाँ पे जो अक्षांश होगा उसकी जलवायु अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, ऊपर की और अलग होगी। ठीक है, तो भौगोलिक अवस्थिति और साथ ही साथ अक्षांशीय विस्तार जलवायु को प्रभावित करता है। देशांतरीय विस्तार जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या करता है दोस्तों, जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, अक्षांशीय विस्तार जो है ये आप सभी को ध्यान रखना है, जलवायु को प्रभावित करता है। किस अक्षांश पे कौन सा राज्य है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब उसके देखिए भौगोलिक अवस्थिति और अक्षांशीय विस्तार। दूसरा पॉइंट है समुद्र तल से दूरी। समुद्र का जो तल है यानी समुद्र से जो जितनी दूर होगा वहां महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होगी, समुद्र के पास से महासागरीय प्रकार की दोस्तों क्या होगी, जलवायु होगी। पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। पश्चिम में दोस्तों विक्षोभ होता है, इसके कारण चक्रवातों से मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, सर्दियों के आसपास हमें देखने को मिलेगी। वो भी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित किया कि सर्दियों में भी वर्षा पर कम होती है बहुत। ठीक है, अब धरातलीय उच्चावच। धरातलीय उच्चावच तो सबसे ज्यादा जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे जितना दोस्तों ऊंचा पर्वत होगा या पठार होगा वहां पर ठंडी होगी। प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। इसीलिए आप देखा करो जो ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं वो ठंडे होते हैं। लोग हिमाचल और घूमने क्यों जाते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, बहुत ठंडे प्रदेश हैं। तो धरातल में जितना उच्च होगा वहां दोस्तों जलवायु कैसी होगी, बिल्कुल ठंडी होगी। मैदानों में देख लो, गंगा के मैदान में हालत खराब हो जाएगी आपको। जाओ जरा एक बार निमाड़ के मैदान में, पेशवा बाजीराव प्रथम वहां की जलवायु को नहीं झेल पाया था, तुम तो चीज ही क्या हो। जाओ निमाड़ के मैदान में, मैं गया था गर्मियों में, मुझे ठंडी का एहसास हो गया था, हाथ इस तरह ठंडी की तरह कांपने लग गए थे। ठीक है, निमाड़ का मैदान ये देखो, ये इधर गंगा यमुना का मैदान है, ये यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। इसी के विपरीत आप देखो मालवा का पठार, इसके अलावा सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश देखो, तामिया हो गया, पंचमढ़ी हो गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में आप जाके देखो, यहाँ पर आपको गर्मी जो है कम देखने को मिलेगी। तो धरातलीय उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करता है, समुद्र तल से दूरी भी प्रभावित करती है, अक्षांशीय विस्तार भी प्रभावित करता है, और भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर बसा है ये भी प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता भी प्रभावित करती है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून कैसा है, यानी यहां पर समझ लो भयंकर गर्मी पड़ेगी ना, समझ जाना मानसून बढ़िया है। क्यों गर्मी पड़ेगी, पवनें ऊपर उठेंगी, पवनें ऊपर उठेंगी तो यहाँ वायुदाब कैसा बनेगा, निम्न। इसके विपरीत उधर उच्च वायुदाब, तो पवनें स्पीड से चलेंगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, यानी जितनी गर्मी होगी उतनी अच्छी मानसूनी पवनें चलेंगी, यानी क्रियाशीलता होगी। पर्वतों में ये जो क्या कहते हैं धरातलीय उच्चावच पर्वत से समझ लो अपने मध्य प्रदेश में एक सतपुड़ा पर्वतमाला है। ठीक है, और एक विंध्याचल पर्वतमाला है। तो अब पर्वत जब दोस्तों ऊंचे होंगे तो पवनें ऊपर उठेंगी, पवनें और ऊपर उठेंगी, पवनें ठंडी होंगी, ठंडी होंगी, ठंडी होंगी, और फिर संघनन के माध्यम से क्या वर्षा कराएगी। ठीक है, तो इसीलिए सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश में वर्षा होती है सबसे ज्यादा। चाहे पंचमढ़ी की बात करें, बालाघाट की बात करें, तामिया की बात करें, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 212 सेंटीमीटर पंचमढ़ी में वर्षा होती है। पर जब पवनें ऊपर उठ के फिर नीचे की तरफ प्रवेश करती है तो गर्म होती जाती है, तो गर्म होती है तो वर्षा नहीं होती है। इसी के कारण सतपुड़ा का दक्षिणी भाग जो है उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और सतपुड़ा के उत्तरी भाग में निमाड़ का मैदान पड़ता है और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। हालांकि इधर नर्मदा घाटी से लेते हुए जब अरब सागर की शाखा ऊपर उठती है ना तो भी इधर वर्षा कुछ कुछ हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आगे वापस विंध्याचल पर्वत श्रेणी आई तो वापस पवनें उठेंगी, संघनन के माध्यम से वर्षा कराएंगी, और फिर आगे का भाग जो है ये बुंदेलखंड मध्य भारत है, कोई मैदान वो पहाड़ी पर्वत है ही नहीं, इस कारण इधर भी वर्षा नहीं होती है। तो इसका मतलब जो धरातलीय उच्चावच है पर्वत है वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो भौगोलिक अवस्थिति, अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तल से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, धरातलीय उच्चावच हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता हो जाएगी, दक्षिण के पठार और पहाड़ियां सतपुड़ा मैकल श्रेणी हो जाएगी। तापमान भी प्रभावित करता है, तापमान ज्यादा होगा पर पहाड़ी भी होनी चाहिए तो वर्षा ज्यादा होगी। ठीक है, वर्षा, आर्द्रता, नमी भी हो जाएगी, वर्षा, ये सारे जो हैं वायुदाब भी जलवायु को प्रभावित करता है। जहां निम्न वायुदाब होगा वहां वर्षा स्पीड से ज्यादा होगी। ठीक है, सभी जो कारक हैं ये
मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने का इनमें कौन सा कारक है। कर्क रेखा क्वेश्चन पूछेगा, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जलवायु को प्रभावित करती है। ये सब जो है मध्य प्रदेश की जलवायु को दोस्तों, समुद्र तल से मध्य प्रदेश की दूरी क्या मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। ठीक है, तो ये सारे कारण जो हो जाएंगे ये मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अभी तक मौसम और जलवायु जाना। मौसम अल्प समय के लिए कुछ निश्चित क्षेत्र में, तापमान, वर्षा, वायु दाब, आर्द्रता, जबकि जलवायु लंबे क्षेत्र में लंबे समय के लिए जो परिवर्तन होता है वो जलवायु कहलाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु गर्म कटिबंध में मानसूनी जलवायु है, यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। जबकि याद रखना, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक अवस्थिति, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति, अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तल से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ, धरातलीय उच्चावच, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता, पर्वत और पहाड़ियां, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुदाब, ये मध्य प्रदेश की जलवायु को दोस्तों क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, इतना बेसिक सभी को समझ में आ चुका होगा। हाँ, अब देखिए मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ना, इसमें मध्य प्रदेश में मौसम और जलवायु का आंकलन करने वाली मध्य प्रदेश में एक ऋतु वेधशाला है इंदौर में। इंदौर में एक ऋतु वेधशाला है। इस ऋतु वेधशाला द्वारा मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया, पर कहीं कहीं लिखा है 5 भाग हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं हो जाएगा 5 भाग। तो अब ये जो ऋतु वेधशाला है, जिसने देखा, देखो मध्य प्रदेश में भौगोलिक विशेषताएं बहुत है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ियां है, कहीं मैदान है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो उस आधार पर जलवायु विविधताएं मिलेगी अपने मध्य प्रदेश में। तो इसी आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया। कहीं कहीं 5 लिखा है, उत्तर का मैदान, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, विंध्य पर्वतीय और नर्मदा घाटी। ठीक है, पर प्रमुख रूप से देखिए मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेशों में उत्तर का मैदान, ये उत्तर के मैदान के अंतर्गत जलवायु, यानी इसकी विशेषताएं उत्तर के मैदान की तरह मिलती है। इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आ जाएंगे? जैसे मध्य भारत का पठार, ठीक है, कुछ मालवा का पठार, पर प्रमुख रूप से मध्य भारत, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आ जाएंगे? मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से पठार आ जाएंगे? तो याद रखना, मतलब जलवायु क्षेत्र क्या, उत्तर के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से पठार आ जाएंगे? मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना। यहां मैंने बताई थी आपको महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। तो जलवायु क्षेत्र में उत्तर के मैदान में कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हो जाएगी। यहाँ गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ेगी और सर्दियों में भी भयंकर सर्दी पड़ेगी। सर्दी भी बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा। देखिए गर्मी ज्यादा पड़ने से तापमान बढ़ता है, सर्दी ज्यादा पड़ने से तापमान बढ़ता नहीं, तापमान घटता है। ये ध्यान रखना, पता चले इसी में ही कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो गर्मी जहां ज्यादा होगी वहां समझ जाओ तापमान बढ़ेगा, और सर्दी भी जहां ज्यादा होगी वहां समझ जाओ तापमान गिरेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, हाँ, तो उत्तर का जो मैदान है वहां पर कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, यानी गर्मियों में हमें भयंकर गर्मी मिलेगी और सर्दियों में भी हमें भयंकर सर्दी मिलेगी। तो गर्मियों में भयंकर गर्मी, सर्दियों में भयंकर सर्दी हो जाएगी। किसमें दोस्तों? याद रखना, उत्तर के मैदान में हो जाएगी। ठीक है, तो जो उत्तर का मैदान है यहां पर कैसी जलवायु है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो जो उत्तर का मैदान है वहां पर कैसी जलवायु है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, उत्तर के मैदान में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, यानी यहां पर गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ेगी, यहां पर गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ेगी, और यहां पर सर्दियों में आपको ध्यान रखना है भयंकर सर्दी पड़ेगी। तो गर्मियों में भयंकर गर्मी, सर्दियों में भयंकर सर्दी, जहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होगी, कटीले वन होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब उत्तर का मैदान मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का मैदान मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। उत्तर का मैदान मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। तो उत्तर का मैदान हो जाएगा
उत्तर का मैदान मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मालवा का पठार, ठीक है, उत्तर के मैदान के बाद आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों मालवा का पठार। अब इस मालवा के पठार में जलवायु कैसी है? अब मालवा के पठार की तो जलवायु आप जानते ही हो, सम जलवायु है। यहाँ गर्मियों में नॉर्मल गर्मी, सर्दियों में नॉर्मल सर्दी हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आइए विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, इसमें भी सम जलवायु ही होती है। हालांकि कुछ और भी कारण है, जैसे कर्क रेखा के समानांतर है तो इसके कुछ क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा पड़ जाती है, पर ठंड जो है वो सामान्य पड़ती है, ठीक है, ठंड जो है सामान्य पड़ती है। तो विंध्य के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में सामान्य गर्मी है, पर कुछ क्षेत्रों में अधिक गर्मी है। कुछ क्षेत्रों में ठंड जो है वो तो सामान्य, इधर भी ठंड जो है ये सामान्य हो जाएंगी, पर कर्क रेखा के लंबवत है ये, ठीक है। तो याद रखना मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र 4 प्रकार के, उत्तर के मैदान, मालवा का पठार, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र और नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब नर्मदा घाटी क्षेत्र में देखिए दोस्तों कर्क रेखा के ये लंबवत है, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है निमाड़ के मैदान में, पर सर्दी जो है वो सामान्य पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे महाद्वीपीय सम जलवायु, गर्मी अधिक सामान्य ठंड, गर्मी अधिक सामान्य ठंड, 4 प्रकार के जलवायु क्षेत्र है। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र, 4 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से होंगे? उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए इतना समझ में आ गया। अभी मध्य प्रदेश की जलवायु को समझो, बेसिक बेसिक चीजें तब दिमाग में प्रवेश करेंगी थोड़ी थोड़ी। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांशीय स्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, उच्चावच हो जाएगा, समुद्र तल से दूरी हो जाएगी, तापमान भी प्रभावित करता है, नमी जहां ज्यादा होगी वो भी प्रभावित करेगी, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति, कर्क रेखा भी प्रभावित करेगी किसको? मध्य प्रदेश की जलवायु को, ठीक है। किसको दोस्तों? मध्य प्रदेश की जलवायु को। अब देखिए यह है वही पृथ्वी, अब इसी पृथ्वी में यह है दोस्तों विषुवत रेखा, ठीक है, यह है कर्क रेखा और यह है दोस्तों मकर रेखा। अब हम दोस्तों जानते हैं किसको बारे में, वैसे वो बना हुआ है उसी को उठा लेते हैं। मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र बताइए सभी छात्र, मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र। मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र बताइए। ठीक है, मध्य प्रदेश के 4 जलवायु क्षेत्र, उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र और विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम मध्य प्रदेश के जो क्या कहते हैं इसको जानते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि 21 मार्च को सूर्य जो है ये विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। ये जैसे मान लीजिए सूर्य जो है ये चमक रहा है, ठीक है, सूर्य जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों? चमक रहा है। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको जो है ये मैं नेट में डाल देता हूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ, तो ये मौसम और जलवायु तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी। हाँ, अब देखिए दोस्तों हम क्या देख रहे थे, आपको ध्यान रखना, हम सूर्य को देख रहे थे। सूर्य देखिए दोस्तों 21 मार्च को जो है ये विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है ये विषुवत रेखा पे क्या होता है दोस्तों? लंबवत चमकता है। अब मार्च के बाद सूर्य बढ़ेगा अप्रैल, मई, जून, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल,
मई, जून। जून में सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा। इसका मतलब जब दोस्तों सूर्य जो है मध्य मार्च से लेके ऊपर उठेगा, तो मध्य मार्च से सूर्य जब ऊपर उठेगा तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गर्मी शुरू होगी। मध्य प्रदेश में ऋतुएं अभी हम समझ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। सूर्य के जो घूमने के अनुसार ही, मतलब सूर्य अपनी जगह रहता है, पृथ्वी के घूमने के अनुसार जो है वही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो गर्मियां कब शुरू होगी? मध्य मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। तो मध्य मार्च से मध्य जून तक दोस्तों क्या होगी? गर्मियां शुरू होगी। और जैसे ही सूर्य यहां आएगा तो सूर्य गर्मी पैदा करेगा, गर्मी करेगा तो पवनें ऊपर उठेंगे और यहां पर निम्न वायुदाब बनेगा। ठीक है, यहां पर निम्न वायुदाब बनेगा, इसके विपरीत इधर उच्च वायुदाब बनेगा। तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब पे चलेंगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून से पवनें आएंगी। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवनें हैं ये आएंगी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से दोस्तों क्या करेंगी? नमी ग्रहण करेंगी। और जब कोई पर्वतमाला आएंगी तो उससे टकराएंगी और मध्य प्रदेश में वर्षा करवाएंगी। और जैसे ही वर्षा शुरू होगी तो समझ जाओ यहां पर मध्य मार्च से मध्य जून तक गर्मी थी, फिर शुरू हो जाएगी वर्षा ऋतु। मध्य जून, मध्य जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक है। तो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में क्या है? वर्षा ऋतु हो जाएगा। ठीक है, अब मध्य अक्टूबर यानी सूर्य इधर आ गया है, सूर्य इधर आ गया मतलब यहां गर्मी ज्यादा हो गई है, गर्मी ज्यादा हो गई है मतलब वायुदाब कम हो गया। इसके विपरीत उधर वायुदाब क्या हो गया? ज्यादा। तो पवनें ऐसे चलेंगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, और ये सूखी पवनें होंगी क्योंकि यहां पर कोई समुद्र नहीं है। और सूखी है इसका मतलब मध्य प्रदेश में वर्षा कराएगी कि नहीं? नहीं कराएगी। इसीलिए मध्य प्रदेश में सामान्यतः शीत ऋतु कैसी रहती है? शुष्क रहती है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़िए। दोबारा सुनो, मध्य मार्च से मध्य जून तक गर्मी, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक है वर्षा ऋतु, और मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मध्य मार्च तक सर्दी पड़ती है। तो अक्टूबर से मार्च तक सर्दी, मार्च से जून गर्मी, जून से अक्टूबर वर्षा। ठीक है, तो वर्षा, सर्दी, गर्मी, वर्षा, सर्दी, गर्मी, वर्षा ऐसे चलती रहती है अपने मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के बारे में। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय रूप में उन्नाला कहते हैं या यूनाला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यूनाला कहते हैं, वो मैं अभी आपको याद कराऊंगा। तो मध्य प्रदेश में उन्नाला जो है मध्य मार्च से मध्य जून तक जो है ये होता है। ठीक है, पहले अब पढ़ लें हम ऋतुओं के बारे में। ऋतु वेधशाला दोस्तों कहां पर है? इंदौर में हो जाएगी, ये ध्यान रखना। हाँ, तो पवनों की दिशा देखिए, पहले तो ये समझना जरूरी है। पवनों की दिशा, पवनों की दिशा गर्मियों में जो है वो किधर चलेगी? जब सूर्य कर्क रेखा पे होगा तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, दम का दाब कम होगा तो किधर चलेगी पवने? पवने यहां गर्मी ज्यादा, गर्मी ज्यादा, वायुमंडलीय दाब कम, इधर गर्मी कम, गर्मी कम तो वायुमंडलीय दाब ज्यादा। पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेगी। जब पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेगी, यानी यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और ये दक्षिण। तो याद रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ पवनें चलेंगी। कैसे चलेंगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ दोस्तों क्या चलेंगी? पवनें चलेंगी। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ पवनें गर्मियों में चलेगी जब सूरज यहां होगा। जब सूरज इधर होगा तो मैंने बताया ना पवनें उल्टी चलेंगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेंगी। तो ये 2 पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से, लिंक से याद रखना, समझना भी अच्छे से ही। तो गर्मियों में जब सूरज यहां होगा तो गर्मी ज्यादा होगी, वायुमंडलीय दाब कम। क्यों? क्योंकि पवनें ऊपर उड़ जाएंगी। तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, इसका मतलब इधर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा, तो पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेंगी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में गर्मियों में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलेगी और सर्दियों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेगी। गर्मियों में यहां से नमी ग्रहण करेगी, समुद्र है इसलिए वर्षा कराएगी, उधर कोई समुद्र नहीं है इसलिए वर्षा नहीं कराएंगे। ठीक है, चाय पी लो दोस्तों, समझो ये अच्छे से, तब तक मैं चाय पी लेता हूं।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे देखिए, इतना बेसिक सभी को समझ में आ गया। तो गर्मियों में तापमान उच्च होगा तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, और वायुमंडलीय दाब कम होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा, पवनें इधर से इधर चलेंगी, और उल्टा कर दो, सर्दियों में इधर से इधर चलेंगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि आपको समझ में आ चुके होंगे। ऋतु वेधशाला दोस्तों कहाँ पर है? इंदौर में हो जाएंगी। अब मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 ऋतुओं में विभाजित किया गया। कौन कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा, सर्दी। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से लेकर मध्य जून तक हो जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है तो उष्ण ग्रीष्म ऋतु, जिसे स्थानीय रूप में यूनाला कहते हैं, मध्य मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक हो जाएगी। और गर्मियों में दोस्तों याद रखना, ठीक है, ये जैसे अपना मध्य प्रदेश है, रुको जरा, पहले बेसिक समझ लीजिए। ठीक है, गर्मियों में दोस्तों जो सूर्य जो है जब उत्तरायण होता है मध्य मार्च से मध्य अप्रैल मध्य मई, जब सूर्य दोस्तों उत्तरायण की तरफ शुरू होता है तो शुरुआत में तो दोस्तों मध्य मार्च में यहीं पर गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है, यहीं पर तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने बताया था दोस्तों दक्षिणी भागों में तापमान ज्यादा रहता है। पर जैसे ही सूर्य मध्य मार्च से उत्तरायण होता है तो तापमान भी दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ तापमान जो है ये बढ़ना क्या हो जाता है दोस्तों? चालू हो जाता है जब सूर्य उत्तरायण होता है। और पूरे मध्य प्रदेश में मई के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। मई के महीने में मध्य प्रदेश में दोस्तों क्या होती है? सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। औसत तापमान मध्य प्रदेश का रहता है 42.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में याद रखना गर्मी के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है। और 1008 मिली बार की रेखा यानी संपूर्ण मध्य प्रदेश को घेर लेती है, यानी ये उच्च वायु दाब का मतलब निम्न वायु क्या कहते हैं, गर्मियां है ना, गर्मियों में दोस्तों आपको याद रखना ये निम्न वायु दाब का संकेत हो जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत जो है इधर उच्च वायु दाब हो जाएगा। गर्मी ज्यादा है, पवने ऊपर उठे, निम्न वायु दाब। और इस ऋतु में मध्य प्रदेश में रबी की फसलों की कटाई होती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में रबी की फसलों की कटाई होती है। सोचो दोस्तों, मध्य मार्च से मध्य जून तक गर्मी है, मतलब रबी की फसल सितंबर अक्टूबर में बोई गई होगी, तो मार्च के आसपास ये काटेंगे। और सर्वाधिक औसत तापमान गंज बसोदा में 1995 में, पर खजुराहो में 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था 2018-19 में। ठीक है, और मई में जो दक्षिणी बालाघाट है ना उसमें भी 42.5 डिग्री सेल्सियस रहता है तापमान। ठीक है, वैसे दक्षिणी भागों में उत्तरी भागों की तुलना में कम तापमान रहता है गर्मियों में, परंतु बालाघाट में 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूं। समझिए दोस्तों, जब सूर्य 21 मार्च को यहां पर विषुवत रेखा पे लंबवत होता है तो फिर मध्य मार्च से मध्य अप्रैल मध्य मई, जब सूर्य दोस्तों मध्य मार्च से मध्य अप्रैल मध्य मई होता है तो मध्य मार्च के समय तो यहां पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में गर्मी बहुत पड़ती है। पर जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो ये जो गर्मी है ये ट्रांसफर होती जाती है और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ चली जाती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी गर्मियों में मई के माह में होती है। और किस क्षेत्र में होती है? उत्तरी भागों में, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, समुद्र से दूरी है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु की विशेषताएं समझ जाना कि गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है और सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ती है। सबसे ज्यादा तापमान खजुराहो का रिकॉर्ड किया गया गर्मियों में। मध्य प्रदेश में गर्मियों में औसत तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और बालाघाट में भी इतना ही तापमान हमें देखने को मिलता है। तो गर्मियों में याद रखना उत्तरी भागों में तापमान ज्यादा होता है, गर्मी बढ़ती है तो दक्षिण से उत्तर की तरफ तापमान बढ़ता है। गर्मियों की बात हो रही है। ठीक है, और गर्मियों को स्थानीय नाम यूनाला कहते हैं। तो इसको याद कैसे करें? तो देखो, यून नाला से याद करो, बचपन के दिन थे, लाइट चली जाती थी, गर्मी बहुत लगती थी। गर्मी लोग बहुत लगती थी तो लोगों के पिताजी लोग जो है वो ऊपर छत पे जाके बैठ जाते थे। मोटे होते थे पिताजी, पेट पे हाथ फेरते थे और कहते थे वाह मजा आ गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही। पर अब हम जो है हमें टीवी देखनी है, हमें एसी की ठंडी ठंडी हवा खानी है। और बचपन में आपको पता है ये बंद तो होते नहीं थे सीवर, नालियां चलती रहती थी, नाले बड़े बड़े। तो हुआ ये कि एक बार, ठीक है, एक बार एक लड़का था, उसने पिताजी से कहा पिताजी लाइट 4 बार जाती है, मुझे गर्मी लगती है, एक तो
टीवी और एक एसी लगवाओ और साथ ही साथ इन्वर्टर लगवाओ, मतलब टीवी लगी है, एसी और इन्वर्टर लगाओ। तो पिताजी पूछते हैं क्यों, तेरे में गर्मी ज्यादा चढ़ गई है क्या? बेटा कहता है हाँ। तो पिताजी उसकी गुद्दी पकड़ के ले जाते हैं, ऐसे चल आजा तेरी गर्मी आज उतारता हूँ। ठीक है, तो ये मुंह को ऐसे नाले में डालते हैं और पूछते हैं स्वाद आया, गर्मी उतरी? तो ऐसे याद रखना, गर्मियों के मौसम को क्या कहा जाता है, यू नाले में डाला तो यू नाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यू नाला या उनाला। यू नाला या उनाला हो जाएगा, किस मौसम को कहा जाता है, गर्मियों के मौसम को। ठीक है, तो गर्मियों के मौसम को दोस्तों क्या कहा जाता है, ऊन नाला हो जाएगा या यू नाला हो जाएगा। इसी तरह सर्दियों के मौसम को सियाला और वर्षा के मौसम को चौमासा कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये अपनी गर्मी जो है कंप्लीट होती है। अब मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक दोस्तों क्या आएगी, वर्षा आएगी। ठीक है, अभी बेसिक ऋतुएं जान रहे हैं हम, अभी डिटेल में जानेंगे कि वर्षा कैसे क्या होती है। ठीक है, वर्षा ऋतु जिसे चौमासा कहते हैं, सर्दियों को सियाला, ये मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होती है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में जो वर्षा है ना, मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून, वही दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना, इसकी दोनों शाखाओं से होती है, अरब सागर की शाखा से भी और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होती है। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। अरब सागर की शाखा से वर्षा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और इन क्षेत्रों में होती है थोड़ी थोड़ी, जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में होती है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे देखो सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला टकराती है और फिर इधर मैदानी भाग आ जाता है, इसलिए ये पूरा वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है बहुत ही कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। तो इतना समझ में आ गया। तो मध्य प्रदेश में वर्षा याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम इधर मानसूनी पवने हैं, इन पवनों के माध्यम से वर्षा होती है, संघनन के माध्यम से। और जब दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं बढ़ जाती है, एक अरब की शाखा से नमी लेती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा से नमी लेती है। मध्य प्रदेश में दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, पर क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश में किस शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। अब इनमें जिले आपको याद ही रखने, इधर कौन से हैं, बालाघाट हो जाएगा, छिंदवाड़ा हो जाएगा, मंडला हो जाएगा, सीधी हो जाएगा, इन क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है। और फिर धीरे धीरे देखो दोस्तों, दक्षिण पूर्वी भागों से जब हम उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे, जब हम उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भागों में जब हम उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे दोस्तों, तो वर्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व, ठीक है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भागों से जब हम उत्तर पश्चिमी भागों की तरफ जाएंगे तो वर्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भागों से जब हम उत्तर पश्चिमी भागों की तरफ जाएंगे तो वर्षा दोस्तों क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, वर्षा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ये ध्यान रखना। तो हम ये भी कह सकते हैं जब दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो भी वर्षा कम होगी, पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो भी वर्षा का जो सेंटीमीटर में वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इन क्षेत्रों में ज्यादा होगी, इन क्षेत्रों के जिले क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कहां पर वर्षा ज्यादा होगी या कहां पर कम होगी। समझ में आ गया। औसत वर्षा मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वही दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में होती है। और वर्षा ऋतु में अतिरिक्त जल को तालाब और बांधों द्वारा संचित कर लिया जाता है। अपने मध्य प्रदेश में जो नदियां होती है ना, ये 12 महीने नहीं बहती है, वर्षा ऋतु में बहुत बहती है। तो इसीलिए बांधों के माध्यम से और तालाबों के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो पानी है वो इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर ये सर्दियों के मौसम में जो रबी की फसलें होती है वहां पर ये काम आ जाता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो पंचमढ़ी में 212 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र पूछे तो भिंड के गोहद में मात्र 62 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 212 सेंटीमीटर वर्षा पंचमढ़ी में और 62 सेंटीमीटर वर्षा भिंड में होती है। ठीक है, तो पंचमढ़ी में 212 जबकि भिंड में 62.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इतना समझ में आ गया। अब होता यह है कि दोस्तों सूर्य जब वापस आता है, ठीक है, देखो
गर्मियों के मौसम में जब सूर्य आगे बढ़ता है इधर मार्च से अप्रैल मई में भयंकर गर्मी पड़ती है, जून में यहां तक आता है 21 जून को, फिर जून में दोस्तों गर्मी वापस कम होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मानसून आ जाता है। फिर जुलाई में और कम, अगस्त में और कम, पर सितंबर अक्टूबर में वापस थोड़ी सी और गर्मी बढ़ने लग जाती है, जिसे द्वितीय गर्मी कहा जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? द्वितीय गर्मी कहा जाता है। तो सितंबर अक्टूबर माह में कम वर्षा होती है और गर्मी वापस बढ़ने लगती है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सितंबर अक्टूबर माह में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, जब सूरज इधर वापस नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब ये देखिए दोस्तों, शीत ऋतु। शीत ऋतु यानी सर्दी, सर्दी को सियाड़ा कहते हैं, मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक हो जाएगा। शीत ऋतु यानी सर्दी। अब सर्दी में दोस्तों ये देखो, सूर्य जो है कहां पर चला गया, वापस उस मैप को समझो। सर्दियों में सूर्य जो है ये यहां पर चला गया। जब सूर्य दोस्तों यहां पर चला गया तो यहां पर गर्मी क्या होगी? ज्यादा होगी। पवनें ऊपर उठेंगी तो नीचे वायुमंडलीय दाब कम होगा। इसके विपरीत इधर गर्मी कम होगी, वायुमंडलीय दाब उच्च होगा, तो पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेगी कि नहीं? तो यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर, यह है दक्षिण। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ पवनें चलेंगी, बिल्कुल सर्दियों में चलेंगी। ठीक है, और सर्दियों में पवनें, इधर कोई समुद्र नहीं है तो मध्य प्रदेश में वर्षा कराएंगी? नहीं कराएंगे। इसीलिए मध्य प्रदेश में शीत ऋतु जो होती है वो सामान्यतः शुष्क होती है। शीत ऋतु जो होती है मध्य प्रदेश में सामान्यतः क्या होती है? शुष्क होती है, ये ध्यान रखना। हालांकि इधर बंगाल की खाड़ी से थोड़ी वो नमी ग्रहण करती है और तमिलनाडु में वर्षा कराती है, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। समझ में आ गया? जिसे लौटता हुआ दोस्तों क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाता है। ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है, जैसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो अब हम देख लीजिए शीत ऋतु के बारे में। तो शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से, शीत ऋतु जो होती है वो मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक होती है। सूर्य चला जाता है इधर तो मध्य प्रदेश में सर्दी बहुत पड़ती है। अब वही जो समुद्र के पास होगा यहां सर्दी कम पड़ेगी इसकी तुलना में, यानी यहां पर सर्दी बहुत पड़ेगी क्योंकि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। सर्दी बहुत पड़ेगी मतलब टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इसके विपरीत ये समुद्र तल के पास है, सूरज के भी पास है, तो यहाँ सर्दी जो है ये इसकी तुलना में यहाँ कम पड़ेगी, यानी यहाँ पर तापमान क्या होगा? इसकी तुलना में अधिक होगा। सर्दियों में याद रखना तापमान कम होता है, जितना कम होगा उतनी सर्दी ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र में हम देखें तो सर्दियों में सर्दी उत्तरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती है, तापमान बहुत कम होता है। उसके विपरीत दक्षिणी क्षेत्रों में सर्दी कम होती है, यानी तापमान जो है वो क्या होता है दोस्तों? तापमान जो है यहां पर ज्यादा रहता है। और देखो दोस्तों, मध्य ये क्या कहते हैं, सूर्य जब जो मकर रेखा की तरफ होता है वहां क्या होगा? गर्मी ज्यादा, तो वायुदाब कैसा होगा? निम्न। जबकि यहां पर वायुदाब कैसा होगा? उस समय जब गर्मी है कम, गर्मी है कम तो वायुदाब उच्च होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। तो इस ऋतु में उत्तरी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान औसत 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है और सबसे कम तापमान शिवपुरी में दोस्तों क्या किया गया था? रिकॉर्ड किया गया था। ये ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, अब सर्दियों में दोस्तों ये जो पश्चिम में दोस्तों विक्षोभ पड़ता है और पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश के भी याद रखना उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आपको याद रखना है, मावठ कहा जाता है। तो शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा होती है, जिसे मावठ कहा जाता है। ये याद रखना। ठीक है। और सर्दियों में रबी की फसल जो है इसकी बुवाई अक्टूबर नवंबर महीने में होती है और रबी की फसल के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि जिस समय फसल बो रहे हैं उस समय वर्षा हो जाए तो मजा आ जाए, नहीं तो पानी और तरीकों से पहुंचाया जाएगा। तो ये मावठ जो होता है ये रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है।
ठीक है, तो याद रखना हल्की वर्षा होती है। वैसे सामान्यतः शीत ऋतु कैसी रहती है, शुष्क रहती है, शुष्क। ये क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। जनवरी में गर्मी कम है, तो वायु दाब क्या निम्न होगा या उच्च होगा, उच्च होगा। नहीं, ये भी निम्न। हाँ, जनवरी में उच्च वायु दाब होता है मध्य प्रदेश में। समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि गर्मी कम पड़ रही है। जहां गर्मी ज्यादा वहां निम्न वायु दाब, जहां गर्मी कम वहां उच्च वायु दाब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इतना बेसिक समझ में आ गया। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अब उसके आगे हम पूरी मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण समझ लेंगे और वर्षा की परिवर्तनीयता, और फिर अपना मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य यह है कि एक एक चीज को अच्छे से सीख जाओ। यदि वो सीख गए ना दोस्तों, तो आपको कोई भी दिक्कत इससे टॉपिक से रिलेटेड आंसर्स को सही करने में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।